और चलिए अब आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। विरासत बचाने के लिए अखिलेश ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। अखिलेश यादव समेत पूरे परिवार ने मैनपुरी में डेरा डाल दिया है। लगातार चुनावी जनसभाएं और जनसंपर्क किए जा रहे हैं। आज सपा कार्यालय पर सैनिक प्रकोष्ठ की मीटिंग में अखिलेश यादव ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ी जीत अभी तक की मैनपुरी से समाजवादी पार्टी। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी सपा प्रत्याशी डिंपल की जीत का दावा ठोका। सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, तो मैं नहीं समझता मैनपुरी का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर आदरणीय डिंपल जी को अपना वोट न दे। वहीं अखिलेश के करीबी कहे जाने वाले संजय लाठर ने भाजपा पर कटाक्ष किया। वोट डालो राज करो के मिशन पर काम करने का आरोप लगाया। यहाँ की सातों जात और 36 बिरादरी एक तरफा नेताजी के साथ रही है और इस चुनाव में भी है। यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी सपा को मदद का दावा कर रही है ताकि भाजपा को हराया जा सके। चाहते हैं कि जो भाजपा को हराए उस सशक्त रूप से हराए और हम उसमें बाधा नहीं बनना चाहते। मैनपुरी उपचुनाव को सपा गंभीरता से ले रही है। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी में डेरा डाल दिया है और प्रचार में जुटे हुए हैं। तो मैनपुरी पर कब्जा करने के लिए भाजपा भी बेकरार है। सपा को शिकस्त देने के लिए भाजपा ने पूरी फौज उतार दी। खबरों की माने तो सपा नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इटावा के जसवंत नगर में भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने शिरकत की। सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी है। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा। दरअसल मैनपुरी को लेकर भाजपा सपा के खिलाफ घेराबंदी में जुटी है और सपा का सुपड़ा साफ करने का दावा दे रही है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं लोग। विरासत बचेगी नहीं, विरासत नहीं बचेगी। क्योंकि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊंची उड़ान ले रही है। मैनपुरी उपचुनाव में नेताजी के नाम पर गोलबंदी हो रही है। सपा के अलावा भाजपा भी नेताजी के नाम पर नैया पार होने की बात कह रही है। फैसला आजमगढ़ में हुआ था, जो फैसला रामपुर की लोकसभा में हुआ था, जो गोला के उपचुनाव में हुआ है, वही फैसला मैनपुरी लोकसभा, रामपुर की विधानसभा और खतौली की विधानसभा में जनता करके बैठी है। मैनपुरी उपचुनाव पर हर किसी की नजर है। खासकर अखिलेश और शिवपाल के साथ आने से सियासी पारा भी बदल गया है। चाचा भतीजे के एकजुट होने पर विरोधी लगातार हमलावर हैं। एक तरफ जहां अखिलेश के साथ मिलकर शिवपाल ने डिंपल को जिताने की कमान संभाली है, वहीं मुलायम के समाधि और भाजपा नेता ने शिवपाल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। जिंदा थे विधानसभा के चुनाव में, तब भी शिवपाल सिंह ने समर्पण कर दिया था कि नहीं किया था? तब भी धोखा हुआ उनके साथ। अब भी परिवार के नाते उन्होंने समर्पण किया है, तो धोखा फिर मिलेगा उनको। वहीं अखिलेश के मंच पर शिवपाल के पैर छूने को लेकर भी भाजपा हमलावर है। जी कर चुके हैं। कब रामगोपाल जी ने शिवपाल जी को पार्टी से निकाला, शिवपाल जी ने रामगोपाल जी को निकाला। फिर ऐसा होता रहा, नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया गया था। तो ये है ना, जब कांच में दरार आ जाती है तो फिर गिरता नहीं। चाचा कभी स्टार प्रचारक नहीं हुए, अब के स्टार प्रचारक भी हो गए। चाचा जी के पैर भी पकड़ने पड़ रहे हैं। पूरे परिवार की एकता की दुहाई भी दी जा रही है। परिवार के एकजुट होने पर सियासत आई है। मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी ने इसे हार का डर बताया है। तो रामपुर में भी उपचुनाव है, लेकिन फिजा बिल्कुल आम चुनाव की तरह है। आज बीजेपी के कई समर्थकों ने आजम खान की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। बीजेपी छोड़कर सपा के साथ आने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत हो रहा है। आजम खान ने खुद पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को शामिल कराया। इस दौरान आजम खान ने रामपुर चुनाव को लेकर रणनीतियों पर भी मंथन किया। चुनाव के दौरान आजम खान की ये बड़ी मीटिंग है, पहली बार कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा के लिए अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। इस दौरान सामाजिक सरोकार का हवाला देते हुए आजम खान ने सरकार पर तीखा तंज कसा। रामपुर चुनावों के बारे में एक ऐसा इतिहास रच रहा है, एक ऐसे अन्याय का इतिहास जिस पर आने वाली सदियां खून के आंसू रोएंगी। जाहिर है रामपुर की लड़ाई आजम खान के लिए सियासी साख का सवाल है। लिहाजा आजम खान ने मुट्ठी बांधकर रामपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया, जिसका असर रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा के बयानों में झलका। सीट के ऊपर हमेशा लोगों ने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया है, इस बार भी देंगे।
समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापा मारा, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस लोकेशन पर पहुंचने ही वाली थी कि उससे पहले सोलंकी बंधुओं ने ठिकाना बदल दिया। दरअसल सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की तलाश में पुलिस काफी दिन से लगी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस को दोनों भाइयों के प्रदेश के बाहर लोकेशन मिली थी, लेकिन कानपुर पुलिस जब तक लोकेशन पहुंचती उससे पहले दोनों भाइयों ने ठिकाना बदल दिया। दरअसल सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर प्लॉट पर जबरन कब्जा और महिला को धमकाने का आरोप है, जिसके बाद दोनों भाई फरार हैं। मामला 7 नवंबर का है, जब कानपुर के जाजमऊ में खाली प्लॉट में एक झुग्गी में आग लग गई। झुग्गी में रहने वाली बुजुर्ग महिला ने इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी पर आरोप लगाए कि प्लॉट पर कब्जा करने की नियत से झुग्गी में आग लगाई गई थी। इसके बाद दोनों भाइयों को पुलिस तलाश रही है, लेकिन अभी तक पुलिस दोनों भाइयों को तलाश नहीं कर पाई है। हालांकि दोनों भाई गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर चुके हैं, जिस पर 25 नवंबर को सुनवाई होगी। अब कानपुर पुलिस को दोनों भाइयों की लोकेशन प्रदेश के बाहर मिली थी, लेकिन बच नहीं पाई। वहीं कानपुर में एक अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने 6 बुजुर्गों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। अस्पताल की लापरवाही के चलते इन 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई है। दरअसल ये लापरवाही आराध्या नर्सिंग होम की तरफ से की गई, जिसने फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप लगाकर 20 से ज्यादा लोगों का इलाज किया, लेकिन उनमें से 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसके बाद जांच टीम ने अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर इसे सील कर दिया है। एक कैंप चालू किया था, उस कैंप के द्वारा ही कुछ ग्रामीणों को इलाज किया गया था, जिसमें से 6 ग्रामीण जो हैं उनकी आंखों की रोशनी चली गई। आपको बता दें, अस्पताल जो है इस समय आप देख सकते हैं इसमें ताला बंद किया गया है। आरोप है कि ऑपरेशन के 5 घंटे के बाद ही इन बुजुर्गों को घर भेज दिया गया, जबकि कम से कम 12 घंटे निगरानी में रखना चाहिए था। लापरवाही की शिकायत किए जाने पर सीएमओ ने जांच टीम गठित की, जिसने अस्पताल को सील कर दिया। ये हम लोगों के द्वारा जो कैंप परमिशन दी जाती है उसके अंतर्गत नहीं किया था, इन्होंने अपने चैरिटी के अंतर्गत किया है। हम लोगों ने कोई परमिशन इसके लिए नहीं लिया था। आंखों की रोशनी गंवाने वाले ये 6 बुजुर्ग शिवराजपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में कराने की बात कही जा रही है। लखनऊ के दुबग्गा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मंत्री के रिश्तेदार ने आत्महत्या कर ली। घटना सुबह लगभग 6 बजे की बताई जा रही है, जब लखनऊ के बेगरिया गांव में 45 साल के नंदकिशोर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और घर के अंदर फांसी के फंदे पर शव लटका हुआ मिला। इस खबर के मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फांसी लगाने वाला शख्स केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का रिश्तेदार था, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के रिश्ते में दूर का भतीजा बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में इस मौत को लेकर लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, जिसके बाद दुबग्गा पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। परिवार की माने तो नंदकिशोर कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे। पुलिस की माने तो रियल एस्टेट कारोबारी नंदकिशोर की 2 शादियां हुई थी और दोनों बीवियों से 6 बच्चे थे। इस आत्महत्या को लेकर तमाम तरह की बातों को देखते हुए पुलिस आत्महत्या के अलावा बाकी पहलुओं को देखते हुए जांच पड़ताल करने में जुटी है और जल्द तहकीकात खत्म करने का दावा कर रही है। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर को बढ़ाने की तैयारी है। राम मंदिर अधिग्रहण क्षेत्र 108 एकड़ तक करने पर विचार है। इसे लेकर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच सहमति बन चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ किया है कि जो मंदिर निर्माण के लिए जमीन मिली है उसे 108 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज का पवित्र अंक 108 माना गया है। हालांकि इसे लेकर किसी पर भी दबाव नहीं बनाया जाएगा। अभी जो भूमि हमारे पास उपलब्ध है उसको 108 एकड़ भूमि किया जाए और उसके लिए प्रयास हम लोग करते रहेंगे, लेकिन उस प्रयास में बिना ही रहेगा। इसके साथ ये भी तय हुआ है कि परिक्रमा के लिए 6 एकड़ परिधि में मंदिर का परकोटा बनना था, वो अब 8 एकड़ में बनेगा। परकोटे के इस परिपथ में विघ्नहर्ता गणेश जी, माता सीता, जटायु, निषाद राज और शबरी समेत रामायण से संबंधित पात्रों के भी मंदिर बनेंगे। भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 तक मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का लक्ष्य रखा है और उम्मीद है कि जनवरी 2024 तक रामलला का गर्भगृह दर्शन के लिए खुल जाएगा। तो यूपी के सभी जिलों में पुलिस झंडा दिवस धूमधाम से मनाया गया।
दरअसल हर साल 23 नवंबर को यूपी पुलिस झंडा दिवस मनाती है। इस खास मौके पर लखनऊ में डीजीपी डीएस चौहान ने सीएम योगी को फ्लैग पिन लगाया और प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर यूपी पुलिस को बधाई दी और कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अनुशासित एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्मिकों को पुलिस झंडा दिवस की हार्दिक बधाई। समर्पण, संवेदनशीलता और सेवा के प्रतीक यूपी पुलिस पर हमें गर्व है। फतेहपुर में धर्मांतरण मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तारी होने के बाद अब चर्च और मिशन हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। जवाब न देने पर एक और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सदर पुलिस ने मिशन हॉस्पिटल और चर्च कमेटी को नोटिस भेजते हुए चर्च के रजिस्ट्रेशन सहित बैंक अकाउंट और बाहरी फंडिंग के बारे में जानकारी मांगी है। 55 लोग इस प्रकाश में आ चुके हैं। इन 55 में 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जो किसी गैंग का सदस्य था वो भी आज पकड़ा गया। इसका नाम जॉनसन जैकब है। सामूहिक धर्मांतरण के मामला 15 अप्रैल 2022 का है, जब चर्च में धर्मांतरण किए जाने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने 36 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।